भारतीय संविधान का जनक कौन है? ऑप्शंस है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है इसके जनक कौन थे। तो आपको पता है भारतीय संविधान का जनक हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कहते हैं। इन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, पुरोधा कहते हैं। और ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो आपको पता होगा संविधान सभा में जो प्रारूप समिति जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं उसके अध्यक्ष भी कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। और इन्हें हम आधुनिक मनु की उपाधि भी देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है? ठीक है, ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी राष्ट्रपति। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा क्योंकि आप जानते हैं जो भारतीय राजनीति है इसमें जो सर्वोच्च स्थान है वो किसका है? तो हमारे संविधान का क्या है? सर्वोच्च स्थान है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सभी संस्थाएं हैं वो किसी न किसी रूप से हमारे संविधान से ही शक्ति प्राप्त करती हैं, इसलिए जो भारतीय संविधान है इसे हम सर्वोच्च रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अत्यधिक कठोरता और लचीलापन के बीच संतुलन बनाता है, यह कथन किसका है? आराम से आपने स्टेटमेंट को पढ़ लिया होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यह कथन किसका है? ए बी आर अम्बेडकर, बी एम वी पायली, सी अलेक्जेंड्रोकोविच और डी के सी वेयर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो ये कथन किसका है? ये जो कथन है आपका ये के सी वेयर साहब का है। इनको याद रखिएगा, जो कि एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे के सी वेयर साहब। उन्होंने भारतीय संविधान के लिए बोला था ये कथन। इसका साथ उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ए के कृष्ण मेनन, बी सी वी रमन, सी सरदार पटेल और डी आर के खड़मुखम चेट्टी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आर के खड़मुखम चेट्टी साहब। इन्हें हम भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री जानते हैं, जिन्होंने क्या किया था 1947 में पहला बजट प्रस्तुत किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना 1948 में नहीं हुई? ऑप्शंस देख लीजिएगा। ए महात्मा गांधी जी की हत्या, ऑप्शन बी संविधान अंगीकृत किया गया, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने और डी भारत ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस इन 1948? इसमें से ऐसा कौन सी घटना है जो 1948 में नहीं हुई? आपको पता है गांधी जी की हत्या थी, ये भी आपको 1948 में हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राजगोपालाचारी जी जो गवर्नर जनरल बने हैं ये भी आपको 1948 में हुआ है। ठीक है, और भारत ने स्वर्ण पदक जीता है जो हॉकी में, ये भी क्या आपका 1948 में हुआ है। बट जो संविधान को अंगीकृत किया गया ये 1949 में किया गया। इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया था, याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शंस ए जॉन मथाई, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचिता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू जी और डी राजकुमारी अमृत कौर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका राजकुमारी अमृत कौर जी, क्योंकि जो प्रथम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद उसमें एकमात्र मंत्री कौन थी आपकी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो क्या थी आपकी? स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा इनका कार्यकाल 1947 से 1957 तक था। और इसके साथ साथ इनका जो हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं इसके संस्थापना में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के
प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए के कामराज, बी राजगोपालाचारी जी, सी मोरारजी देसाई और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सरदार पटेल जी, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यही भारत के क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। उन्हें हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो रियासतों का एकीकरण हुआ है उनमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव का भाग नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी भारत संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एंड ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना। आपको पता होगा जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें रियासतों को शक्ति देने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल थे और इसमें रियासतों को शक्ति देने से संबंधित कोई भी ऐसा भाग नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है ये आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी मोरारजी देसाई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, इनका नाम याद रखिएगा। इनको 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी तो इसका अध्यक्ष इनको चुन लिया गया था। इसके बाद फिर 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी एन राव, सी एच एन कुंजरू और डी वी एन मेनन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव साहब थे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी एन राव साहब को हम संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रारूप बनाया गया था संविधान का उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी के एम मुंशी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि आपका 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी में इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी विदेश मामले, सी खाद्य एवं कृषि और डी शिक्षा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी के पास 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। वैसे इसकी पहली बैठक को ही हम उसकी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसी को हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी। और आप जानते हैं
उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा साहब चुने गए थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष को कौन चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताएंगे सर बी एन राव साहब थे। समय सीमा कितनी लगी थी संविधान बनाने में? तो बताएंगे आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और हमने संविधान को अपनाया कब था? तो बताएंगे सर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, बट पूर्णतः नहीं अपनाया गया था, अपना लिया गया था, बट जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी से लागू हुआ है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? तो बताएंगे आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो देखिए कितने सारे फैक्ट आपको याद होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी एच सी मुखर्जी और डी मौलाना आजाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो जनजाति अपवर्जित क्षेत्र थे इसकी जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे, इनको याद रखिएगा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक व्यापक सलाहकार समिति का गठन किया था और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के लिए भी यही है, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं जो बहिष्कृत क्षेत्र है इसके लिए भी कौन है आपके? तो सरदार पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 एंड ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर सदानंद सिन्हा साहब इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था बताना आप लोग को। ठीक है, ए के एम मुंशी, बी एन गोपालास्वामी अयंगर, सी एच एम बेग और डी टी टी कृष्णामाचारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो एच एम बेग साहब थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी सभी लोग क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी मौलाना आजाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को जो पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर ये हमसे अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो आप डॉक्टर सदानंद सिन्हा जी का नाम लेते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन के चुनाव किस योजना के तहत हुए? ठीक है, ए साइमन कमीशन, बी किस्म प्रस्ताव, सी कैबिनेट मिशन योजना और डी माउंटबेटन योजना। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिस्प मिशन योजना, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा के जो गठन के चुनाव का जो आधार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? क्रिस्प मिशन योजना, और इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ए 16 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1946, सी 26 नवंबर 1946 और डी 9 दिसंबर 1946। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था ये कब हुआ था? तो बताएंगे ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को ही पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर सदानंद सिन्हा जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और मुस्लिम लीग ने क्या कहते हैं इसका बहिष्कार किया था, ये भी याद रखिएगा। और इसी दिन को भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरुआत के रूप में माना जाता है। उसके अगले दिन जब बैठक हुई थी, दूसरी बैठक, वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्हें उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप देने में कितना समय लिया? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 21 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष
18 माह 11 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 21 माह 18 दिन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि जो संविधान सभा थी इसको बनाने में जो अंतिम समय लगा था कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जानते हैं इसका कार्यकाल कब तक था संविधान सभा का, तो बताएंगे सर 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक इसका क्या था, कार्यकाल था। कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो बताएंगे सर कुल 11 बैठकें हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और कितने दिन बैठकें चली थी, तो बताएंगे सर 165 दिन बैठकें चली थी। उसमें कितने दिन संविधान पर चर्चा हुई, तो बताएंगे सर 144 दिन संविधान पर चर्चा हुई थी। लगभग कितने रुपए खर्च हुए थे, तो बताएंगे सर 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और प्रारूप समिति का जो गठन है, जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उसका गठन कब किया गया था, तो बताएंगे सर 26 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया था। आइए ये सारे तथ्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, ए संविधान सभा, बी गवर्नर जनरल, सी ब्रिटिश संसद और डी भारतीय संसद। तो आपको पता है जो भारतीय संविधान है ये आपका संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ, तो बताएंगे आप 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, तो बताएंगे सर 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में संविधान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी और डी जेबी कृपलानी साहब। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो जो 1946 में जो संविधान सभा का जो प्रथम सत्र था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की थी। इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। और कब की थी, तो 9 दिसंबर 1946 को ही प्रथम सत्र की क्या अध्यक्षता की थी। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी क्या हुए थे, स्थायी अध्यक्ष हुए थे। पूछा जाता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा हर्षचंद्र मुखर्जी जी, जिनको हम एस.सी. मुखर्जी के नाम से जानते हैं। तो एस.सी. मुखर्जी साहब क्या थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की डैश भाषा का दर्जा दिया, ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी लोक भाषा और डी संपर्क भाषा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए राजभाषा, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के थ्रू राजभाषा घोषित किया गया, याद रखिएगा। और देवनागरी लिपि को आधिकारिक लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सहायक भाषा रखा गया, तो ये भी याद रखिएगा। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो बताएंगे सर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन ए जापान, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी हॉलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आयरलैंड। आप भी जानते हैं जो राज्यसभा के जो चुनाव का तरीका है हमने कहाँ से लिया है, इसको हमने आयरलैंड से लिया है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और ये प्रणाली अपनाई गई है। और इसमें क्या होता है, एकल हस्तांतरी मत का उपयोग किया जाता है। ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है, राज्य विधानसभाओं द्वारा भाग लिया जाता है। ये भी तथ्य याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी जर्मनी और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो आपातकालीन प्रावधान है इससे हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से, कहां से लिए हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान को नाम याद रखिएगा, यही से हमने इसको लिया है। आपातकाल 3 प्रकार के, कौन कौन से राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 में, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। आपका राज्य आपातकाल, जो कि आप जिसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं, ये हमारे क्या अनुच्छेद 356 में है, जो राज्य की संवैधानिक विफलता के बाद इसको लगाया जाता है। और थर्ड हमारा क्या है, वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका आर्टिकल 360 में है। ये कब होता है, जब वित्तीय संकट आ जाता है तब इसको लगाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो मौलिक अधिकार है
उसका आर्टिकल 19 क्या होता है, वो निलंबित हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्र की जो शक्ति होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आप भी जानते हैं जो भारतीय संविधान में जो हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसे हमने कहाँ से लिया है? तो इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आप जानते हैं समवर्ती सूची का काम क्या है? ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव ना हो और दोनों किसी विषय पर कानून बना सके, ये इसका क्या है, एक हल निकाला गया है। टकराव की स्थिति में क्या होता है, जो अनुच्छेद 254 है इसके अनुसार केंद्र का कानूनी प्रभाव ज्यादा होता है। ये भी आप याद रखिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, शिक्षा हो गया, वन हो गया, श्रम हो गया, विवाह हो गया, ये सभी क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो संविधान का क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है और लगभग हमने 250 से अधिक प्रावधान इसी से ले लिए हैं, ये बिल्कुल ही आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं? ए रशिया, बी फ्रांस, सी आयरलैंड और डी अमेरिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी फ्रांस। आप भी जानते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की आदर्श वाक्य थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसे हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहते हैं। तो कहाँ से हमने लिया? जिससे हमने आपका फ्रांस लिया, याद रखिएगा। और भारतीय प्रस्तावना में क्या ये शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी स्विट्जरलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रिटेन। आप भी जानते हैं कि हमने जो संसदीय शासन प्रणाली इसे हमने कहाँ से लिया? इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है, प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका को चलाता है उसकी बात करते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और लोकसभा के प्रति मतलब क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? तो इसको हमने ब्रिटेन से लिया। तो ये सब तथ्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ए यूएई, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आप भी जानते हैं कि हमने जो भारतीय संविधान में संघवाद की बात है, इसलिए हमारा कनाडा से प्रेरित है, कनाडा के संघीय ढांचे से, याद रखिएगा। जो कि जिसमें क्या होता है, सेंटर जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत स्थिति में होता है और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो क्या होती है? वो केंद्र के पास होती हैं। जैसे आपने देखा था समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का जो ज्यादा अधिकार है वो केंद्र के पास है, आर्टिकल 254 के थ्रू। और भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव दोनों है। और हमने कहां से इसको लिया है? तो बताएंगे सर, इसे हमने कनाडा से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस और डी अमेरिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता की बात करते हैं, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और भारत में भी ब्रिटेन की तरह ही केवल एकल नागरिकता की बात होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने निम्न में से किससे सर्वाधिक उधार लिया है? ए ब्रिटिश संविधान, बी आर्य संविधान, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी कनाडाई संविधान। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था उससे लगभग 250 से अधिक प्रावधान हमने सीधे के सीधे हमने ले लिए थे। तो जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का,
याद रखिएगा, जिसमें हम प्रशासनिक ढांचा और संघीय व्यवस्था को जस का तस कॉपी कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस और डी अमेरिका। तो आपको बताना है भारत में जो एकल नागरिकता की हम बात करते हैं, इससे हमने किस देश से लिया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन में भी आपका एकल नागरिकता है और हमने जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है उस हमने ब्रिटेन से ले रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने निम्न में से किससे सर्वाधिक उधार लिया है? ए ब्रिटिश संविधान, बी आर्य संविधान, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी कनाडाई संविधान। तो आपको बताना है कि अपने संविधान निर्माण में भारतीय संविधान ने सबसे अधिक कहां से उधार लिया है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि जो हमारा जो संविधान बना है उसमें हमने 10 के 10 लगभग 250 से अधिक आर्टिकल हमने जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से वहीं से 10 का 10 ले लिया है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या था? प्रशासनिक ढांचा और संघीय ढांचा की व्यवस्था की बात करता है। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19/1/A, सी आर्टिकल 21 और डी आर्टिकल 22। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो अनुच्छेद 19/1/A है, इसमें भारतीय नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात की गई है। ये कहाँ पे है? तो आप जानते हैं मौलिक अधिकारों में है। मौलिक अधिकार कहाँ पे है? तो हमारे संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल जो 19/2 है, इसके तहत युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? ए वन, बी रक्षा, सी मुद्रा और डी कृषि। उम्मीद है आप आंसर लगा रहे होंगे कि इसमें से कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए वन, क्योंकि आप जानते हैं समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और वन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, श्रम हो गया, वन हो गया, ये सभी के सभी क्या है? समवर्ती सूची के विषय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ है? ए सभी नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, बी आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और डी 18 वर्ष में मतदान का अधिकार। तो आपको बताना है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली से आप क्या मतलब निकालते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि संघवाद का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही एक साथ काम करें। और यह विभाजन क्या होता है? ये विभाजन संविधान द्वारा प्रदत्त होता है और भारत में द्विसदनीय शासन प्रणाली विकसित है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपना अलग अलग शासन करते हैं। 7वें अनुसूची में आप जानते हैं 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची जिसमें संघ नियम बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, समवर्ती सूची जिसमें कि आपका संघ एवं राज्य दोनों ही इस पर आपके कानून बना सकते हैं। तो संघवाद का मतलब क्या होता है कि भारत में एक संघवाद है जिसमें संघ की तरफ एकात्मक झुकाव भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? ए 246, बी 100, सी 66 और डी 52। तो आपको बताना है भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में जो संघ सूची है इसमें हमारे 100 विषय दिए गए हैं जिसपे केवल केंद्र कानून बनाता है। और प्रारंभ में कितने विषय थे? 97 विषय थे। ये भी टॉपिक आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल है? ए रक्षा, बी विवाह, सी मुद्रा और डी कृषि। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि कौन सा राज्य सूची में शामिल है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो कृषि है ये आपका राज्य सूची का विषय है
जिसपे राज्य सरकार अपनी कृषि नीतियां बनाती है। जैसे अगर और बात करें आप, रक्षा हो गया, मुद्रा हो गया, क्या है, ये आपके संघ सूची के विषय है। विवाह जो होता है संवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी, मौलिक अधिकार, सी, प्रस्तावना, और डी, ओनली ए। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसी में हम डीपीएसपी की बात करते हैं, भारत राज्य के नीति और निदेशक तत्वों की। इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। और ये क्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी ये पूर्ण करता है। ये भी टॉपिक याद रखिएगा। हाँ, डीपीएसपी के जो भी विषय होते हैं वो न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होते हैं, केवल शासन के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। और हमने डीपीएसपी को कहां से लिया है? तो बताएंगे सर, इससे हमने आयरिश संविधान से, अर्थात आयरलैंड के संविधान से लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए, प्रस्तावना, बी, समानता का अधिकार, सी, धार्मिक स्वतंत्रता, और डी, सभी अनुच्छेद। तो जल्दी से अब बताइए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, जो हमारा प्रस्तावना या प्रियम्बल है, इसे ही हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य, आदर्श और दर्शन सभी इसी में निहित है। और आप जानते हैं इसके प्रमुख शब्द क्या है, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सभी के सभी क्या है? ये हमारे प्रियम्बल के मेन पॉइंट्स हैं। एक और बात याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड भी जोड़े गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए, पंचायती राज, बी, नगर निगम, सी, केंद्र राज्य सरकार, और डी, नगर पालिका। तो आपको बताना है जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये आपकी 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और इसे कब जोड़ा गया था? इसे आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका संबंध किससे है? तो स्थानीय स्वशासन से है, आई मीन पंचायती राज संस्थानों से है। इसको याद रखिएगा। इसमें कुल कितने विषय दिए गए? तो इसमें आपके 29 विषय दिए गए, ये टॉपिक भी याद रखिएगा। और पंचायतों को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, इसमें आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करते हैं। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो बताएंगे सर ये आपका 243 से 243 ओ तक ये पंचायत से संबंधित है। और इसकी मूल इकाई क्या होती है? जो ग्राम सभा होती है, इसे ही हम पंचायत की मूल इकाई मानते हैं या पंचायती राज की मूल इकाई मानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, लाल बहादुर शास्त्री, सी, इंदिरा गांधी, और डी, मोरारजी देसाई। तो आपको बताना है जो 9वीं अनुसूची है इसे हमने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार और कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाना। प्रारंभ में इसमें केवल 13 अधिनियम शामिल थे, बट वर्तमान में इसमें 280 से अधिक कानून शामिल हैं। और हाँ, इसमें पहले क्या था कि इसकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते थे, बट 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर इस संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध होता है तो हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ए, भाग 9, बी, भाग 4 क, सी, भाग 9 क, और डी, भाग 7। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9 क है या 9 ए है, इसमें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या करते हैं हम? आपका 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें हम अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी में
नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है इसकी बात करते हैं। किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित। इसमें क्या करते हैं, जो शहरी निकाय है जिसमें आपका नगर निगम आता है, नगर पालिका आता है, नगर पंचायत आता है, इसको कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं और 21 अनुसूची में आता है, तो ये आपका 12वीं अनुसूची में आता है। इस टॉपिक को भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 8, बी 12, सी 14 और डी 10। तो आपको बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इसमें आपकी 12 अनुसूचियां हैं। हाँ, जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? उसमें आपकी 8वीं अनुसूचियां थी। और जो अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, तो जो 9वीं अनुसूची है उसको हमने 1951 में जोड़ा है। जो 10वीं अनुसूची है उसको हमने जो दल बदल वाला है इसको हमने 1985 में जोड़ा है। जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है उसे हमने 1992 में जोड़ा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान लागू होने के समय भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित था? ए 16, बी 24, सी 25 और डी 22। तो आपको बताना है भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय उसमें कितने भाग थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय इसमें टोटल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, जब लागू हुआ था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बट अगर वर्तमान की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या है? 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग 448 से अधिक अनुच्छेद है। ये टॉपिक आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि कौन सा भाग आपका है जो कि नागरिकता से संबंधित है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भाग सेकंड, क्योंकि जो भाग 2 होता है जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये भारत के नागरिकता से संबंधित है। और आप जानते हैं नागरिकता कैसे मिलती है? तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे और प्राकृतिकरण के सिद्धांत के आधार पे भी हमें नागरिकता प्राप्त होती है। और आप जानते हैं जो नागरिकता अधिनियम है ये 1955 द्वारा विस्तृत प्रावधान दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? ए भाग 4, बी भाग 4 क, सी भाग 9 क और डी भाग 9 ब। बताना है आपको इसमें से कौन सा भाग है जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9 क है, या आर्टिकल पूछा जाए तो बताएंगे सर आर्टिकल 51A ये आपका मूल कर्तव्य से जोड़ा गया है। और आप जानते हैं इसे कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से। इस समय वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर ये 11 है। और ये नागरिकों के क्या है कि नैतिक कर्तव्य है। कितनी संख्या? 11 है। और इसे हमने कहां से लिया है? तो इसे हमने यूएसएसआर से लिया है। जब लिया था उसमें इनकी संख्या कितनी थी? मात्र 10 थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 4, सी भाग 3 और डी भाग 9। तो आपको बताना है जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के किस भाग में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो भाग 4 है इसी में हम नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद पूछा जाए क्या बताएंगे आप? अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक किससे संबंधित है? तो आपका डीपीएसपी से संबंधित है। इसे हमने कहां से लिया है? तो बताएंगे से हमने आयरलैंड से लिया है। इसका काम क्या है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करना। हाँ, याद रखिएगा जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता है, इसके केवल शासन के लिए मार्गदर्शक के रूप में रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व और डी 7वीं अनुसूची। तो आपको बताना है न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है ये संविधान के किस भाग में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा।
तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो डीपीएसपी अर्थात जो नीति निषेधक तत्व है, इसी में जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए भाषाएं, बी दल बदल विरोधी कानून, सी अनुसूचित क्षेत्र और डी चुनाव। तो आपको बताना है जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो दल बदल विरोधी कानून है ये आपका 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, जिसका काम क्या था? दल बदल को रोकने हेतु कानून को बनाना। और इसका निर्णय कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ, इसका निर्णय जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर साहब होते हैं, वह इसका निर्णय लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। तो आपको बताना है जो 9वीं अनुसूची है इसे हमने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो 9वीं अनुसूची है यह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार और कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाना। प्रारंभ में इसमें केवल 13 अधिनियम में शामिल थे, बट वर्तमान में इसमें 280 से अधिक कानून शामिल है। और हाँ, इसमें पहले क्या था कि इसकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते थे, बट 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर इस संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध होता है तो हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें कहाँ आरक्षित हैं? ए पंचायती राज संस्थाएं, बी लोकसभा, सी राज्य विधानसभाएं और डी न्यायपालिका। तो आपको बताना है भारत में महिलाओं को 1/3 सीटें कहाँ पे रिजर्व की गई हैं। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यहीं पर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया है। और हाँ, कुछ राज्यों में तो 50% तक आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को, जिसमें एक राज्य आपका बिहार भी है। जो बिहार है इसमें आपका जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इसमें 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 247, सी आर्टिकल 246 और डी आर्टिकल 292। तो आपको बताना है राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत ही जो राष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह, तीनों इसके कारण हो सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 का, इसी के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर उसी की जगह हमने विशेष विद्रोह का वर्ड का यूज किया गया है। और इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए राष्ट्रपति जी को कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक होती है और संसद की मंजूरी उन्हें 1 माह के भीतर लेनी होती है। प्रभाव क्या है? तो केंद्र से शक्ति बढ़ती है, आप जानते हैं, और संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 365। तो आपको बताना है राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के थ्रू लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 85 के थ्रू जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद का सत्र बुला सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं और उसे भंग कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी आपको पता होगा। ये किस प्रकार कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 83 में। किस में है? आर्टिकल 83 में आपका लोकसभा के कार्यकाल की बात की गई, जो कि 5 वर्ष का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 67 और डी अनुच्छेद 65।
उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि उपराष्ट्रपति जी को हटाने के जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति जी को हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 67 बी में है, और यह केवल प्रस्ताव जो है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, और लोकसभा द्वारा क्या हो सकता है, केवल इसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। और ऐसा प्रावधान लाने से पहले कम से कम 14 दिन का उन्हें नोटिस दिया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारतीय नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 330 से 337, बी अनुच्छेद 1 से 4, सी अनुच्छेद 5 से 11 और डी अनुच्छेद 1 से 5। तो आपको बताना है भारतीय नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो किस आर्टिकल में है। आइए तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो आर्टिकल 5 से 11 है ये आपका भारतीय संविधान के नागरिकता टॉपिक से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भाग पुस्तक बताते हैं आप किस भाग में, तो ये आपका भाग 2 में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और नागरिकता अधिनियम जो है 1955 द्वारा ये इसका विस्तृत नियम बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? ए आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 121, सी आर्टिकल 56 और डी आर्टिकल 72। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि धन विधेयक की परिभाषा कौन देता है या कौन सा अनुच्छेद देता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं धन विधेयक को जिसे मनी बिल कहते हैं, इसकी परिभाषा जो है ये आपका आर्टिकल 110 में है, और यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा केवल इसमें अपना सुझाव दे सकती है, वो भी क्या 14 दिन के अंदर। और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय होता है। हाँ, राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुशंसा होती है वो इसके लिए आवश्यक होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? ए नीति निषेध तत्व, बी मूल कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार और डी संघ कार्यपालिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है वो किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका भाग 4 है इसमें आपका नीति निषेध तत्वों की बात की जाती है, जो कि आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की बात करते हैं, जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का भी लक्ष्य रखते हैं। और हाँ, ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, ये भी आपको पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? ए अनुच्छेद 122, बी अनुच्छेद 178, सी अनुच्छेद 315 और डी अनुच्छेद 300। तो आपको बताना है कि यूपीएससी है वो किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी को जो अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है, और यूपीएससी संबंधित जो अनुच्छेद है वो कहाँ से है, तो 315 से लेके 323 तक किसमें आते हैं? ये आपका संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। और इसका कार्य, भर्ती, सलाह, ये सब इस पर याद रखिए। हाँ, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि भाई जब आर्टिकल दे दिया गया तो क्या है, संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कल्याणकारी राज्य है, यह किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है? ए आर्टिकल 38, बी आर्टिकल 50, सी आर्टिकल 362 और डी आर्टिकल 344। तो आपको बताना है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि अनुच्छेद 38 क्या कहता है, ये एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, जो कि राज्य को कल्याणकारी बनाने का एक निर्देश देता है। और ये क्या करता है, ये असमानताओं को कम करने की बात करता है, और ये डीपीएसडी का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो आपको बताना है जो लोकसभा है इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका ऑप्शन बी। आप जानते हैं लोकसभा का एक मेंबर बनने के लिए जो एक आयु होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और इसका किस आर्टिकल में, तो बताएंगे सर, आर्टिकल 84 में इसका प्रावधान दिया गया है। और आप जानते हैं राज्यसभा का अगर मेंबर बनना हो तो 30 वर्ष उसके लिए न्यूनतम आयु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? ए आर्टिकल 214, बी आर्टिकल 227, सी आर्टिकल 229 और डी आर्टिकल 226। तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। क्योंकि जो अनुच्छेद 226 है ये उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जो कि कौन से हैं? 5 प्रकार के रिट होते हैं: हिबिस्कस कॉर्पस, मैंडेमस, कर्टोरी, प्रोविशन और आपका क्योटो वारंटो। और ये क्या करता है? यह शक्ति मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के लिए दिए जाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। इसको याद रखिएगा। इसी आधार पर हम कहते हैं कि उच्च न्यायालय की शक्ति है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा मानी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, बी राष्ट्रपति शासन, सी जल विवाद और डी संशोधन। तो आपको बताना है जो आर्टिकल 370 था वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था वो आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था और जिसे 5 अगस्त सन 2019 को ही निरस्त कर दिया गया। इसको याद रखिएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ए आर्टिकल 348, बी आर्टिकल 358, सी आर्टिकल 368 और डी आर्टिकल 378। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में दी गई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 368। क्योंकि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में। और आप जानते हैं हमारे संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार का तरीका है। एक हमारा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष प्लस राज्यों की सहमति के आधार पर। हाँ, इन सब के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी समाजवाद और डी न्याय। तो आपको बताना है संविधान जब लागू हुआ था तो हमारे प्रियम्बल में इनमें से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, क्योंकि जो समाजवाद है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, जिसे आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं दी गई है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता और डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी स्वतंत्रता है जो प्रस्तावना में नहीं दी गई है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। क्योंकि आप जानते हैं प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की और इसमें आपका आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विशेषता व्यक्तियों को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है। ए धर्मनिरपेक्षता, बी अखंडता, सी संप्रभुता और डी लोकतंत्र। तो आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा है जो धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सेकुलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या बताता है? राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और इसे कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता वर्ड को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है? ए न्याय, बी स्वतंत्रता, सी समानता और डी समाजवाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि प्रस्तावना में ऐसा कौन सा आदर्श है जो रूसी संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समाजवाद। क्योंकि आप जानते हैं समाजवाद है इसे हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ है,
जो कि हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? ए, सभी पद नागरिकों के लिए खुले। बी, संसदीय प्रणाली। सी, जनता के हाथों में सत्ता। और डी, संघीय व्यवस्था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत एक रिपब्लिक है। ये किस वाक्य द्वारा संपन्न हो जाएगा? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो जो आपका पहला वाक्य है, सभी पद नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, ये शो करता है कि भारत एक गणराज्य है। क्योंकि गणराज्य का मतलब क्या होता है? वंशानुगत शासन नहीं, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, सभी लोग निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत एक गणराज्य है। ये आपका जो कि सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, इसका आंसर क्या लगा देंगे आप? ये लगा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्ष निवास आवश्यक है? ए, 1 वर्ष। बी, 2 वर्ष। सी, 4 वर्ष। और डी, 7 वर्ष। तो आपको बताना है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो हम नागरिकता प्राप्त करें तो आवेदन देते हैं, इसके लिए हमें कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना आवश्यक होता है? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जिसका सही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 7 वर्ष। क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा ये बोला गया है कि पंजीकरण हेतु कम से कम 7 वर्ष तक निवास करना आवश्यक है। और 7 वर्ष लगातार नहीं, धीमे धीमे टुकड़ों टुकड़ों में हो सकता है, बट जो अंतिम के 12 महीने हैं उसमें आपको लगातार भारत में रहना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? इन ऑप्शंस में हमको बताना है कौन सा ऐसा देश है जो ड्यूअल सिटीजनशिप देता है। ए, भारत। बी, जापान। सी, अमेरिका। और डी, नीदरलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका में आपका ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। हमारे देश भारत में या फिर जापान में, नीदरलैंड में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस मौलिक अधिकार में आता है? ए, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। बी, स्वतंत्रता का अधिकार। सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और डी, धर्म का अधिकार। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 29 और 30 में। और ये अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है और उनको शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए, समानता का अधिकार। बी, संपत्ति का अधिकार। सी, स्वतंत्रता का अधिकार। और डी, धर्म का अधिकार। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब ये आर्टिकल 300A में आ गया है और ये क्या है? कानूनी अधिकार है। पहले किस अनुच्छेद में था ये? तो पहले अनुच्छेद 31 में था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इस समय इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300A में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए, 5। बी, 6। सी, 7। और डी, 8। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6। क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो संविधान है इसमें हम 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। हाँ, जब संविधान प्रारंभ करने की बात करें, जब लिखा गया था उसमें यहाँ पे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। बट जो आर्टिकल 31 है इसके थ्रू जो संपत्ति का अधिकार है इसको हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया है। इस समय जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 300A के तहत क्या है? कानूनी अधिकार है। ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में कार्य करना किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? ए, समानता का अधिकार। बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी, स्वतंत्रता का अधिकार। और डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो कारखानों में कार्य कराया जाता है ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 ये कहता है हमसे कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इन्हें खतरनाक उद्योगों में आप नहीं लगा सकते हैं, और यह श्रम निषेध चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन का आधार है। और जो अनुच्छेद 23 है इसमें हम क्या बात करते हैं, मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी के निषेध की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, इनकी संख्या असीमित है। बी, साधारण कानून द्वारा संरक्षित है। सी, राज्य विधानमंडल बदल सकता है। और डी, ये संविधान द्वारा गारंटीकृत है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि संविधान द्वारा क्या है, गारंटीकृत है। क्योंकि आप जानते हैं जो मौलिक अधिकार है ये संविधान द्वारा प्रदत्त है हमें, और ये साधारण कानून नहीं है। इनके उल्लंघन पर आप आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ये भी आप याद रखिएगा। और हाँ, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 7, बी 9, सी 11 और डी 12। तो आपको बताना है हमारा जो संविधान है इसमें कितने टोटल मौलिक कर्तव्य हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं इस समय हमारे कितने हैं, इस समय हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसी में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, इसके तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और आप जानते हैं जो मौलिक कर्तव्य है ये आर्टिकल 51A में है, और ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किया सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ये हमारे नागरिकों का क्या होता है, नैतिक कर्तव्य होता है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किससे संबंधित है? ए, मौलिक अधिकार। बी, मौलिक कर्तव्य। सी, प्रस्तावना। और डी, नीति निर्देशक तत्व। तो आपको बताना है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का जो प्रावधान है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। आप जानते हैं ये किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 51A में है, और इसमें क्लॉज सी में याद रखिएगा। नागरिकों का कर्तव्य क्या होता है कि राष्ट्र की अखंडता बनाए रखें। राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता से जुड़ा मुद्दा है, और आप जानते हैं इसे हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 41वां, बी 42वां, सी 43वां और डी 44वां। तो आपको बताना है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे हमने किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा 1976 में हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पे? तो बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको जोड़ा गया था। और जो ये संविधान संशोधन था इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? ए 1976, बी 1950, सी 1948 और डी 2014। तो आपको बताना है हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किस वर्ष जोड़े गए हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1976, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा। बी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सी, विरासत की रक्षा। और डी, एकता की रक्षा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, क्योंकि ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ए, आर्टिकल 47, बी, आर्टिकल 39, सी, आर्टिकल 49 और डी, आर्टिकल 50। तो आपको बताना है जो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो किस अनुच्छेद में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो आर्टिकल 49 में है इसी में आपका यह राज्य का कर्तव्य है कि वह
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करे, और किसका भाग है? तो आप जानते होंगे ये डीपीएसपी का भाग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह श्रमिक नेता जो राष्ट्रपति बने, ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीवा रेड्डी, सी के आर नारायणन और डी जाकिर हुसैन। तो आपको बताना है ऐसे कौन से श्रमिक नेता थे जो राष्ट्रपति बने। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो वीवी गिरी साहब थे वो प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन के नेता थे जो भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, और वो श्रमिक आंदोलन से हमेशा जुड़े हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ए 35 वर्ष आयु होना, बी शिक्षित होना, सी लोकसभा के योग्य और डी भारत का नागरिक। तो आपको बताना है राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एजुकेशन, आई मीन एजुकेटेड होना कोई राष्ट्रपति बनने की भारत में आवश्यकता नहीं है, बल्कि नागरिकता भी होनी चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? ए डॉक्टर बी डी जत्ती, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नीलम संजीव रेड्डी। तो आपको बताना है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो उससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। आप जानते हैं इससे पहले क्या थी कि आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनको याद रखिएगा। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए? ए एस राधाकृष्णन, बी आर वेंकटरमन, सी शंकर दयाल शर्मा और डी वीवी गिरी जी। तो आपको बताना है ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक लगातार वो 2 टर्म में उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए वीवी गिरी जी, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी शंकर दयाल शर्मा और डी जाकिर हुसैन। तो आपको बताना है 1975 में जो आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, यही उस समय भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और आप जानते हैं आपातकाल कब लगा था? तो 25 जून 1975 को हमारे यहाँ क्या लगा था? आपातकाल लगा था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ये सब याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण से पहले शपथ कौन दिलाता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति जी को पद ग्रहण से पहले शपथ कौन दिलाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे ही हमारे राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखिए। हाँ, अगर अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वही ये कार्य करेंगे। इसका प्रावधान किसमें है? तो बताएंगे सर आर्टिकल 60 में इसका प्रावधान है। इस बात को याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें। फर्स्ट वीवी गिरी, सेकंड जीएस पाठक, थर्ड बीडी जत्ती, फोर्थ एम हिदायतुल्ला। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भारत में उपराष्ट्रपतियों का क्रम है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा या आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये क्रम से ही लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे आपका पहले वीवी गिरी जी हैं, फिर जीएस पाठक साहब हैं, फिर आपके बीडी जत्ती जी हैं और फिर आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब हैं। तो ये क्रम से देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना? ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी, बी आर वेंकटरमन जी, सी कृष्णकांत जी और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपको बताना है इसमें से कौन से उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृष्णकांत जी,
क्योंकि जो कृष्णकांत जी थे ये उपराष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। इसके अलावा जो भी विकल्प आप देख रहे हैं सभी लोग राष्ट्रपति बने थे, जिसमें हिदायतुल्लाह साहब जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये भी बात याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? ए 14, बी 6, सी 12 और डी 16। तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति जी है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 80 के तहत जो राष्ट्रपति जी हैं वो 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। जो कौन कौन से हैं जो आप जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों के हो सकते हैं, इसमें कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वीवी गिरी और डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका इनके कार्यकाल के दौरान ही स्वर्गवास हो गया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब था इनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, याद रखिएगा। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका इनके पद के रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो कार्यवाहक बने थे राष्ट्रपति वो आपके वीवी गिरी साहब बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी संसद, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति हैं ये वाइस प्रेसिडेंट को, जिन्हें हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, इन्हें ये अपना त्यागपत्र देते हैं। किस आर्टिकल में? तो बताएंगे सर, अनुच्छेद 56/1/A के प्रावधान में ऐसा दिया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति जी को देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की थल, जल और वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री और डी 2 और 3 दोनों। उम्मीद है आप आंसर लगा रहे होंगे कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का चीफ कौन होगा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और ये उनको अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रमुख है, बी संसद किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है, सी राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन करता है, डी राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति की जांच हेतु आयोग नियुक्त कर सकता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, अर्थात सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट वो डिक्लेयर नहीं करते, डिक्लेयर करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। जो किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति का होता है। ये किस संविधान के प्रावधान में? तो बताएंगे सर, ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा स्टाफ प्रमुख और डी रक्षा मंत्री। तो आपको ये बताना है भारत में जो सशस्त्र बल है इनके सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर कौन है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं सशस्त्र बलों के, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सेना, नौसेना, वायुसेना का औपचारिक नियंत्रण भी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको ये बताना है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक हम किसे मानते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रमुख भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।